नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सचिन और मैं लेकर के आया हूँ अपना जो एएफआर का सीरीज है। उसमें मैं लेकर के आया हूँ सेकेंडरी शेडर। सेकेंडरी शेडर इसके पहले जो हम लोग लेकर के आए थे वो आइडिया होल्डिंग का लेकर के आए थे। इस बार हम लोग लेकर के आए हैं जो सेकेंडरी शेडर है वो हार्डन का। हम्म, क्योंकि कहीं अगर हार्डन का प्राइमरी शेडर दिया है तो सेकेंडरी शेडर भी ऑलमोस्ट हार्डन का ही देगा। तो ये आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से दिखेगा। एक मिनट में पॉइंटर ले लेता हूँ। हम्म, इस तरह से दिखेगा आपका जो सेकेंडरी शटर है हार्डन का। इधर डोर रहेगा, यहीं से जो भी अपना मेंटेनेंस वगैरह है नाइफ का यहाँ से करेंगे। यहाँ पे फ्लाई व्हील रहेगा, है ना, मोटर है, ऊपर से फीड करेगा, नीचे से डिस्चार्ज करेगा, यहाँ से कन्वेयर से जाएगा। ठीक है, इस तरह से 25 TPH का है ये। सिंगल शाफ्ट है, सिंगल शाफ्ट रहेगा लेकिन ट्विन ड्राइव रहेगा। क्या है हमारा जो सेकेंडरी शटर, क्या है मतलब जो भी हमारा एएफआर मटेरियल है उसको छोटे छोटे बारीक टुकड़े में काटना। जो प्राइमरी शेडर है वो उतना तो बारीक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए सेकेंडरी लगा, यानी 10 mm 5 mm का। इतना छोटा, जितना छोटा रहेगा उतना बेटर। ये सर्किट है एज यूजल, जैसे मैं सभी वीडियो में दिखाता हूँ। ये प्राइमरी शेडर लगा रहेगा, फिर स्क्रीन लगा रहेगा, स्क्रीन का जो ओवर साइज है वो सेकेंडरी शेडर में चला जाएगा। जो इससे छोटा साइज का है वो अपन फीडिंग के लिए यूज कर लेंगे। सेम यहाँ से जो निकलेगा 10 mm का वो फीडिंग के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ये इस तरह से है, क्रॉस सेक्शनल है। पार्ट क्या क्या है हमारा जो सेकेंडरी शटर है हार्डन का। सेम वही मोटर रहेगा, भी पुली रहेगा, भी कंपाउंड भी वेल्ड रहेगा। सिंगल शाफ्ट है, फिर यहाँ पे एक फ्लाई व्हील रहेगा, इसमें थोड़ी सी गियर बॉक्स जैसा डिजाइन किया हुआ है, इसमें फिर यहाँ फ्लाई व्हील रहेगा। तो उससे शाफ्ट माउंटेड माउंटेड रहेगा। इधर भी सेम वही, डबल ड्राइव है तो इधर भी रहेगा। अपने जो ब्लेड हैं ये कुछ ऐसा भी शेप में ऐसे रहेंगे, है ना। होल्डर के साथ में रेड कलर का होल्डर हो गया, येलो कलर का नाइफ हो गया, ऐसे 4 लाइन रहेंगे। एक लाइन, 2 लाइन, ऐसा 2 लाइन अपोजिट में रहेंगे। ठीक है, इसका क्या है, नीचे मेस रहेगा। इधर से ऐसा नीचे मेस रहेगा पूरा थ्रू आउट यहाँ तक, ताकि उस मेस का जो भी साइज आप डालोगे उतना छोटा होने के बाद ही वो डिस्चार्ज करेगा, नहीं तब तक उसको क्या करेंगे, यहीं पे साथ में कट होता रहेगा। ठीक है। ये यहाँ पे पुशर सिलेंडर दिया हुआ है, इसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट रहेगा जो कि मटेरियल ऐसा पुश करता रहेगा, फीड करता रहेगा इसमें। ऊपर से ऊपर से आने के बाद उसको प्रेस कर करके फीड करता रहेगा। ठीक है, वो कैसा रहेगा, वो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में है बियर पार्ट क्या क्या है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा ये शाफ्ट हो गया। ठीक है, सिंगल शाफ्ट हो गया। इसमें 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन डिपेंड करता है। कोई 4 लाइन का दिया होगा, ज़्यादा कैपेसिटी का होगा, ज़्यादा लाइन का होगा। ठीक, तो इसमें क्या है, ये पोर्शन जो है ये होल्डर कहलाता है। होल्डर मतलब जो होल्ड करता है किसको, ये नाइफ है, यही मेन कटिंग करता है। अभी ये किनारा कट कर रहा है, ये और एक अंदर है। जैसे ही किनारा घिस जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट ये होल्डर से नाइफ 2 mm बाहर रहेगा। ये 2 mm जैसे घिस गया, इसको टर्न कर देंगे अगला फेस, ऐसा करके इस ये जो कटर है ये चारों फेस इसके यूज में आएंगे, चारों कोने इसके यूज में आएंगे कटिंग के लिए। ठीक है, 2 ही रहता है, लेकिन वैसा भी शेप में वियर होता है। ठीक, टाइम से मतलब आपका हर हफ्ते इसका रोटेशन रहेगा, उतना कर पाना मुश्किल पड़ता है, पर ठीक है, हर हफ्ते करोगे तो आपका ये, नहीं तो क्या होगा, ये पूरा यहाँ तक वियर हो जाएगा, तो दूसरा पल्टी बस करोगे हो गया, चारों फेस यूज में नहीं आएगा, है ना। ये बोल्ट रहेगा, बोल्ट का भी हेड पूरा वियर हो जाएगा। अगर ये घिसा, टाइम से चेंज नहीं किया, होल्डर का ये पूरा फेस वियर आउट करेगा और ये बोल्ट वियर आउट कर देगा। बोल्ट वियर आउट हो जाएगा तो ये खुलेगा नहीं, फिर आपको कटिंग करना पड़ेगा, फिर लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। सेम आपका ये होल्डर होल्डर को भी अगर वियर आउट हो गया ये पोर्शन, तो ये बोल्ट उतना अच्छे से यहाँ पे पकड़ेंगे नहीं, तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ से इसको पूरा कट करना पड़ेगा, फिर इसको ग्राइंड करो, सेम ये जो ग्रुप बना है ना, तब जा करके फिर उसको फिक्स करो, फिर अलाइनमेंट करो। लंबा प्रोसीजर, इसलिए टाइम से चेंज कर लो बेटर है।
मोस्टली जहाँ पे फीड हो रहा होगा, या तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो, क्योंकि इसका लेंथ होता है ऑलमोस्ट 2.5 मीटर के अराउंड रहता है, 2.5 से 3 मीटर के अराउंड रहता है। तो कोशिश करो जैसे फीड में कुछ डाइवर्ट डाइवर्ट करने का लगाओ। अगर फीड सेंटर में आ रहा है तो समटाइम उसको कुछ ऐसा सूट वहाँ पे चेंज करने लगा, समटाइम इस पोर्शन में डालो, इधर डालो थोड़ी, तो क्या होगा, ये थोड़ी यूनिफॉर्म आएगा। या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देख लो, होता नहीं है क्योंकि एफआर का कचरा आप कुछ भी लगाओगे वैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो जाम ही होगा, पर हाँ सूट का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। सेम ये जो लगे हुए यहाँ पे दांते आपको दिख रहे हैं, ये क्या होगा, इनको रोटर नाइफ बोलते हैं। ये रोटर नाइफ हो गया और ये स्टेटर नाइफ हो गया। और ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये 2 mm का गैप रहता है। ये गैप जो भी शेप का है, ये 2 mm का रहेगा। इसको आपको 2 mm मेंटेन करना है OEM के हिसाब से, है ना। तो क्या होगा, इसी बीच में कट होगा मटेरियल। तो ये पोर्शन भी जो स्टैटिक स्टैटिक नाइफ है, ये भी बियर होता है। तो इसका क्या है, ये जैक लगे हुए हैं यहाँ से, हैं। इसमें 2 बोल्ट रहते हैं जिनको लूज करना रहता है। ये 2 जैकिंग वाले, इनको जैसे टाइट करेंगे इसको हल्का लूज करना पड़ेगा। क्या ऊपर से कवर प्लेट लगा हुआ है ताकि आपका ये पूरा यहाँ तक बियर आउट ना हो, और प्लस ब्लेड को होल्ड करके, क्योंकि ब्लेड क्या है आपका जैकिंग बोल्ट के ऊपर रहेगा, ये उसको पकड़ के रखते हैं। तो ये बोल्ट को लूज करो, इधर के दोनों लूज करो, और ये दोनों जैकिंग को हल्का टाइट करो। टाइट करके ये गैप को 2 mm मेंटेन करो। जब वियर आउट हो जाए तो खींचते जाओ खींचते जाओ। ये भी डुअल फेस रहेगा, इधर भी ऐसे ऐसे दांते बने हुए, इस साइड भी अंदर ऐसे दांते बने रहेंगे। तो जब ये घिस जाएगा पूरा तो पलट दो इसको, पलट करके फिर इसका अलाइनमेंट कर दो, धीरे धीरे घुमा करके 2 mm का गैप जैक बोल्ट से मेंटेन करते जाओ, है ना। तो इस तरह से है ये। मैं आगे बताता हूँ क्या वेल्डिंग होता है, कैसे क्या है। सेम ये मेस लगा रहता है ना। ये रोटर यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऐसा 80 mm का, 120 mm का, 100 mm का आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, 40-50% मॉइस्चर रहेगा, जाली जाम होगा। ये आपका 15-20% मॉइस्चर के लिए बोलता है कि इतना रखोगे तभी इसका आएगा 25 TPH। नहीं तो ये 5-10 TPH भी देना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, मेस तुरंत जाम हो जाएगा। जाम होगा, ट्रिप होगा आपका, ट्रिप नहीं हुआ, ओवरलोड हुआ, भी बेल्ट टूट जाएगा। हम्म, तो ये इश्यू आएगा है। ये यहाँ बोल्टेड रहता है, और ये भी क्या, हाइड्रोलिक के ऊपर रहता है। आपको जब कुछ काम करना है तो बोल्ट को ओपन करो, हाइड्रोलिक को वहाँ से प्रेस करोगे, कमांड दोगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ओपन होके आप इसमें आराम से इस तरह काम कर सकते हो, और देन आप वापस इसको पैक कर दो। लेकिन पैक करते टाइम पे आपको ये जहाँ पे बैठता है सीटिंग एरिया, आगे और प्लस पीछे भी, ये बैक साइड में जहाँ पे बैठता है वो पूरा क्लीन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो गया, पूरे अच्छे से बैठेगा नहीं है, अपने जगह तक नहीं जाएगा, और बार बार क्या होगा, स्क्रीन ओपन कमांड आएगा और आपका स्क्रीन फिर चलेगा नहीं, फॉल्टी दिखाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बोल्ट का ड्राइंग दिया है, क्लियर कट डायमेंशन तो दिख नहीं रहा, अगर किसी को चाहिए तो बताना, मैं अलग से भेज दूंगा, है ना। तो ये बोल्ट आप 1900 जितने क्वांटिटी है उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा मंगवा के रख लो। इसके साथ में स्प्रिंग वॉशर रहती है, मस्ट है, नहीं तो ये क्या लूज हो जाएगा स्प्रिंग वॉशर और ये बोल्ट। यहाँ पे ये क्या क्या है आपका, ये बोल्ट है 20x120 का है, एलन बोल्ट रहेगा, जो कि पूरा यहाँ से जा करके होल्डर में ये होल्डर बोलता हूँ इसको, नाइफ में क्या रहता है, थ्रेडिंग रहती है, होल्डर में थ्रेडिंग नहीं रहती है। यहाँ से इसको टाइट कर दो अच्छे से, है मस है। ठीक है, ये इस तरह से है, इसको होल्डर बोलते हैं। ये नाइफ हो गया, है ना। ये आपका रोटर नाइफ हो गया, स्टेटर नाइफ हो गया। इसका ये जो पोर्शन रहता है, ये पोर्शन ये हार्ड फेस रहता है। ये पोर्शन हार्ड फेस है आपको जो दिख रहा है। सेम इसमें जो स्टैटिक नाइफ को ये होल्ड पकड़ के रखा है ना। ये प्लेट लगी है, 16 प्लेट लगी रहेंगी। हम्म, तो यहाँ भी आपको क्या है, ये हार्ड फेस रहता है। तो इसमें बेसिकली सेकेंडरी शटर को चलाना पाना थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें बियर टीयर पार्ट बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं है आपका इतना। ये 2 mm का रहेगा, 2 mm खींचने में 1 हफ्ता बोलता है, 350 घंटे में आपको ये पूरा बदल देना है। ठीक है, तो आपको इसको हर हफ्ते में 1-2 दिन के लिए बंद करो, बंद करके हार्ड फेस और ये सारी चीज़ें करो। या तो 2 शिफ्ट चलाओ, एक शिफ्ट पूरा मेंटेनेंस करो, है ना। ये होल्डर क्या रहता है, इधर वेल्डेड रहेगा, इधर वेल्डेड रहेगा, इधर वेल्डेड रहेगा, और नीचे तरफ भी वेल्डेड रहेगा। वो वेल्डिंग किससे करते हैं, नॉर्मल आपका 7018 का 2.5 mm 1.6 mm रॉड से रूट मार के 2.5 से आप वेल्डिंग मार दो।
ठीक है, सफिशियंट है, ये ट्रायल एंड ट्रस्टेड है। ठीक, ये गैप आपको 2 mm रखना है, घुमा घुमा के इंश्योर करना है, इसमें सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ये तो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों से डोर ओपन होते हैं, पैरेलल में लोग काम करते हैं, जैसे ये रो इधर दिख रहा है वैसा उधर भी दिखेगा, है ना, पोजीशन के हिसाब से। तो क्या होता है कभी कभार के उधर वाला घुमा देगा, इधर वाला घुमा देगा, ये बीच में 2 mm का रहता है और ये बहुत शार्प होता है, उंगली कट जाएगी सीधा। तो ये इंश्योर करो कि जब भी इस पे काम करो लॉक करो। ठीक है, आपको फ्लाई व्हील के इधर से लॉकिंग अरेंजमेंट बना लो, उसको लॉक करो, दोनों लोग ताला मारो, हैं, और देन फिर एक रो में पूरा काम करो, फिर उसको लॉक को रिमूव करो। हम्म, ठीक है, ये सेम मैंने जो जैकिंग के लिए बताया है, इनको लूज करना है, इनको लूज करना है, इसको जैकिंग करोगे आगे जाएगा, उस हिसाब से गैप मेंटेन होगा इनका। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसका, अगर मेरे को होल्डर रिप्लेस करना है, वो इसको रिप्लेस करना है तो क्या करना है। आपको इसको होल्डर रिप्लेस करने ये क्या, बोल्ट खोल लो, ठीक है, इसको निकाल लो। ठीक, ये और ये पोर्शन निकल गया, इसके ऊपर यहाँ वॉशर रहेगा और यहाँ पे भी वॉशर रहेगा, निकालो। उसके बाद क्या करो, इसको गाउजिंग करो, इधर बिल्डिंग चारों फेस में बिल्डिंग रहेगा, नीचे आज गाउजिंग करो, गाउजिंग करके इसको एकदम ग्राइंडिंग करो, सेम इसी तरह ग्राइंडिंग करो। ग्राइंडिंग करने के बाद फिर एक असेंबली इस तरह से रेडी कर लो बाहर, है ना, होल्डर होल्डर में नाइफ लगा करके बोल्ट को टाइट करके रखो, लेकर के आओ इसी पोजीशन पे सेम इसका मिला लो, क्योंकि ऐसे भी शेप में इस तरह से रहता है। ये तो उसको मैच करा लो, कितना कितना ऊपर रहेगा, है ना, डिस्टेंस ले लो यहाँ से ये कितना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रखो, रख करके हल्का टाका लो, स्टिचिंग लो इसको, स्टिचिंग लेकर के शाफ्ट को नीचे घुमाओ, नीचे घुमा करके जो आपका स्टैटिक नाइफ है, स्टैटिक नाइफ के बीच का, क्योंकि स्टैटिक नाइफ तो फिक्स है, आप एट अ टाइम सारे 4 रो हैं 5 रो हैं लगभग 150 200 होल्डर, 200 होल्डर आपका होल्डर रहेंगे, नाइफ रहेगा, उस तो आप स्टैटिक नाइफ को बार बार चेंज तो करोगे नहीं है। हो सकता है जिस पोर्शन में आप काम कर रहे हो उस पोर्शन को एडजस्ट कर सकते हो, तो उसी के लिए आप एक लगाओ हैं, आप इस पे क्या करो, टाका लो, स्टिचिंग लो, घुमाओ, गैप वहाँ का चेक करो, देन इसको हल्का चारों तरफ स्टिचिंग ले लेकर के धीरे धीरे इसको कंप्लीट वेल्डिंग करो। ठीक है, वेल्डिंग कैसे, एक बार जब टाका ले लिया तो फिर इसको निकालना पड़ेगा, फिर निकालो ताकि ये अंदर भी वेल्डिंग हो जाए, देन कंप्लीट वेल्डिंग होने के बाद इसको टाइट करो। ठीक, यही प्रोसीजर है, फोर साइड डू कंप्लीट वेल्डिंग, देन ऐसे जैसे यहाँ पे दिया है ये पोर्शन पे ऐसे करना है। ठीक है, ये यहाँ पे है आपका स्टैटिक नाइफ है, ये रोटर नाइफ है, ये कितना का रहता है, 40x40 का रहेगा। 20 mm का, 20x120 का बोल्ट लगता है ना, होल उसी साइज का रहेगा, बोल्ट मैंने दिया है वहाँ पे चारों ये जिसके यूज हो जाएंगे कटिंग के लिए। और EN19 का रहता है, EN19 का ट्रायल एंड टेस्टेड है, सेम ये भी आपका EN19 का रहेगा। स्टैटिक नाइफ सेम सेम, ये होल चेंज रहेंगे, होल का मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है ना, वो आप एक बार देख लेना, ड्राइंग बनवा लेना इसका। ठीक, इंश्योर करना इसका ड्राइंग बनाते समय कि ये जो भी डिग्री है, हम्म, ये परफेक्ट रहनी चाहिए, अगर ये में चेंज हुई तो आपका क्या होगा, ये सब फिक्स होल है, इनमें मार्जिन नहीं है। ये क्या होगा जब आपका आप इसको होल्डर के साथ में, चूंकि ये नाइफ है, नाइफ जैसे मैं पिछले स्लाइड में दिखाया था, ये क्या है ऐसा एक होल्डर रहेगा यहाँ से इस तरह से सब प्लेन। 1 मिनट कल्सर ले लेता हूँ मैं, हाईलाइटर। ठीक है, ये क्या होगा, ये यहाँ से इस तरह से ऐसा 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 इस तरह से ऐसा होल्डर रहता है। ठीक है, ये होल्डर यहाँ से ऐसा बोल्टेड रहेगा। ठीक है, ये हाँ, तो ये क्या होल्डर, इसके लिए भी जैसा होल्डर था सेम स्टैटिक नाइफ के लिए भी होल्डर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, होल्डर में भी सेम प्रोफाइल बना हुआ है, तो अगर इस प्रोफाइल में 1 mm 0.5 का भी डिफरेंस हुआ तो ये क्या इसके प्रोफाइल में बैठेगा नहीं, ये होल मैच नहीं होगा, होल मैच नहीं होगा तो ये आपको फिर क्या करना है, ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा, लंबी प्रोसीजर है। तो इंश्योर करो कि जो प्रोफाइल आपका ये है, भले चाहे नया में एक निकाल लो, निकाल के ड्राइंग परफेक्ट बनवा लो दोनों को रख करके।
ठीक है, वेंडर से भी ये चीज़ को इंश्योर कर लो, जब भी मटेरियल जीआरएन के लिए आता है चेक करने के लिए, तो इसको आप एक बार रख करके चेक कर लो लगा करके, ये इंश्योर कर लेना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हाँ ये है, इस तरह से रहेगा और इसी में आपका क्या है, बैठ जाएगा। अगर इस प्रोफाइल में जरा सा भी डिग्री चेंज हुआ तो ये क्या इसके ऊपर बैठेगा नहीं, बैठेगा नहीं तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका, अभी मैं स्पेयर शुड बी इन स्टॉक, मोटर एटलीस्ट एक रखो आप दो में से, बी बेल्ट तो 16 रखो आप, क्योंकि दो लग कितना लगता है आपका, 4 सेट लगेगा, दो दो का दोनों तरफ, यानी पाँच पाँच बेल्ट का एक कंपाउंड भी बेल्ट रहेगा, पाँच पाँच का। आई थिंक कैसा रहता है, एक्ससी करके, एक्ससी ऐसा 5200 का समथिंग रहता है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, समथिंग ऐसा ही रहेगा। ठीक है, रोटर नाइफ हो गया, अगर मेरे पास 160 है तो उसके अकॉर्डिंग है कि आप 2 सेट रखो। स्टेटर नाइफ हो गया, इतना रखो, 32 लगता है, ये 16 इस साइड 16 उस साइड, दोनों एंड में रहता है ना। रोटर का बोल्ट आपको 600 रखो, क्योंकि ये हर बार खराब हो जाएगा, अगर आप एक हफ्ते के से चूक गए 6-7 दिन से तो आपका ये चला जाएगा। लुब्रिकेशन यूनिट आप एक रखो, क्योंकि इसमें कंटिन्यू लुब्रिकेशन रहेगा, नहीं तो आपका बेरिंग हीट होगा, फेल हो जाएगा। इस रडर में लुब्रिकेशन मस्ट है, विदाउट फेल लुब्रिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें EP1 का ग्रीसिंग होता है, हार्डन का जो भी सेकेंडरी शेडर है EP1 होता है, और जो प्राइमरी शेडर रहता है वो EP2 होता है, उस पर कोई स्पेशल टाइप का नहीं है। ठीक है, इसमें आपको OEM EP1 ही रिकमेंड करेगा। ठीक है, मेस आपका रखो, चार चार रहते हैं, 2 सेट रखो, क्योंकि ये भी बियर एंड टीयर होगा आपका 3 महीने में। भी पुलिंग, बाकी ये तो सब है कि आप एक सेट रख लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हो जा आप एक सेट रख लो, फ्लाई व्हील रखने की ज़रूरत नहीं है। पुशर सिलेंडर रख लो, क्योंकि लीकेज होने के चांस है, क्योंकि फ्रिक्वेंट ऑपरेशन है ना, वो पुश करेगा पुल करेगा, पुश करेगा पुल करेगा, तो इस सिलेंडर से लीकेज का इश्यू आता है, तो एक एक सेट मंगवा लो, चेंज करते रहो सील। ठीक है, कॉस्ट आपका कितना पड़ेगा, ये सब कुछ अगर आप बियर पार्ट को चेंज कर रहे हो रोटर में एक टाइम के बाद, तो आपका 9.5-10 लाख का खर्चा पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी क्या ना महंगा पड़ता है, इसका क्या इंजीनियरिंग, इसका डिजाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना थोड़ी टफ है, हर चीज़ में एकदम मशीन पार्ट है, तो जो भी नाइफ वगैरह है वो भी बहुत कॉस्टली मिलते हैं। रोटर नाइफ 3,500 का, इतना छोटा 40x40 आपका ईयर 19 का 3,500 का मिलेगा ऑलमोस्ट। इंडियन मार्केट में ठीक है, आप ज़्यादा करोगे तो 2,800 का पड़ जाएगा, 3,000 का पड़ेगा। सेम में भी आपका 55-5200 का पड़ जाएगा, 1,000-1,500 का डिफरेंस आएगा, पर इससे ज़्यादा नहीं आएगा, फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोकल हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका इंटरव्यू क्वेश्चन में तैयार करवा देता हूँ आपका, कि व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ द रोटर नाइफ। रोटर का नाइफ का लाइफ कितना मिलेगा, 350 घंटे, ये पूरे ओईएम का डेटा है, और इतना मिलता है, इसमें ओईएम परफेक्ट है, जो बोलता है वो होता है वाला फंडा है इस पे, मतलब इससे कम ही मिलेगा, इससे ज़्यादा तो मिलेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट इतना मिल जाएगा आपको। 350 घंटे। व्हाट इज द लाइफ स्टेटर नाइफ का 450 घंटे। व्हाट इज द लाइफ ऑफ रोटर नाइफ बोल्ट 350 घंटे, सेम, मतलब आपको नाइफ बोल्ट होल्डर है बराबर ही कर देना है। व्हाट इज द लाइफ ऑफ रोटर होल्डर, सेम, इसका भी सेम वही 450 घंटे है। मेस आपका चलेगा 6 से 8 महीने चल जाता है आराम से, क्योंकि उसमें आप 80 का ला लो, बढ़ करके 90 100 जाएगा। व्हाट इज द लाइफ ऑफ बी बेल्ट, ये तो आपको डिपेंड करता है कि आप उस पर पत्थर मेटल पीस डालोगे तो 1 मिनट भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें आपका हैवी प्लास्टिक भी आ जाएगा तो भी नहीं चलेगा, बहुत सेंसिटिव है हार्डन का, जो लोग लगवा लेते हैं परेशान ही रहते हैं। व्हाट इज द हाइड्रोलिक प्रेशर ऑन द पुशर सिलेंडर, 100 बार का रहेगा, उस पर प्रेशर रहता है हाइड्रोलिक का। बीच वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आपका हार्ड फेसिंग करना था, आप एडोर का LS745 से कर लो। डिफ्यूजन का भी इसके समकक्ष कौन सा लग रहा है वो देख लो। आपका फिर क्या है, हार्ड फेसिंग आपको तो हर हफ्ते करना पड़ेगा, नो डाउट करना ही करना है, नहीं तो सब वेयर टियर हो जाएगा, मेंटेन करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा।
गैप कितना 2 mm रखना है। हाउ मच ग्रीस आपका 1 से 2 kg पर डे लगेगा, ये 1.5 kg पर डे लगेगा, 2 kg बोल दिया, इतना नहीं लगेगा। आधा किलो, आधा किलो तक लगेगा। अगर 24 घंटे ऑपरेशन हो रहा है, तो नहीं हो रहा तो फिर चलेगा। ये 5 kg का रहता है। व्हाट शुड डू क्लीनिंग फ्रिक्वेंसी, हर शिफ्ट में साफ करो। बाकी डिपेंड करता है आपका क्या मॉइस्चर कितना आ रहा है उसके ऊपर है। मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा जल्दी जाम होगा, जाम होता है आप उसको एक बार चेक करते रहो बंद करके। हाँ, बोनस पॉइंट है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। बैक साइड डोर विल ओपन ओनली व्हेन पुशर इज इन रिट्रैक्टेबल कंडीशन, है ना। ये जो आपका डोर, फ्रंट और बैक दोनों डोर होते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो फ्रंट साइड वाला तो ओपन हो जाएगा वो मैनुअल खींच करके, लेकिन बैक साइड वाला हाइड्रोलिक से ओपन होता है। तभी ओपन होगा जब पुशर आपका रिट्रैक्ट कंडीशन पे रहेगा। वो आप देख लेना, नहीं तो क्या वहाँ से कमांड देते रहोगे, होगा ही नहीं, फिर बोलोगे कि इंस्ट्रूमेंट को बुलाओ, क्या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस टू क्या कह रहा है। अगर आरपीएम फुल आरपीएम पे गया, मान लो फुल आरपीएम मतलब 288, 290, 250 आरपीएम तक चलता है। 288, 280, मैक्स 300 रहेगा। 280, 250 के अराउंड इसका आरपीएम रहता है शाफ्ट का, है ना। तो अगर उस आरपीएम पे जाने के बाद टच का साउंड आ रहा है ना, इसका मतलब, और आप बंद किया उसमें आप देखा कि कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई ना कोई होल्डर क्रैक है। जैसे उस आरपीएम में आता है फोर्स के कारण वो क्या हो रहा है, टच, क्योंकि 2 mm का गैप है, उतना उस पर क्या हो रहा है, क्लियरेंस कम हो जा रहा है। तो आपको टचिंग साउंड आने लगे, खड़ 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 खड़, पता नहीं चल, फिर आप बंद करोगे, फिर बोलो क्या हो गया। तो आप एक बार क्रैक बढ़िया से साफ कर लो, धुल लो उसको, फायर टेंडर बुला करके एक एक कोर, और चेक कर लो हैमर मार के, कोई ना कोई आपका क्रैक होगा। ठीक है। एक्सपीरियंस 3 क्या कह रहा था, बास्केट मैन विल नॉट बी क्लोज, है ना। वही जो मैंने बोला है कि जो बास्केट लगा है वो भी हाइड्रोलिक से ओपन क्लोज होता है। हाइड्रोलिक से ओपन क्लोज होगा, आप हाइड्रोलिक दोगे 100 बार, पूरा क्लोज नहीं हुआ, 10-15 mm खुला रह जाएगा। आप इधर क्लीन कर दिया, सब इधर कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा। ये क्या, इधर जो माउंटेड रहता है ना, हिंज रहता है, इधर भी एज होती है अंदर तरफ। अरे वहाँ अगर मटेरियल फंस गया, तो जैसे दरवाजा में है कि चौकट के पास वाला जहाँ हिंज लगा रहता है, वहाँ अगर कुछ फंस जाएगा, तो आपका दरवाजा कितना भी आप बंद करोगे, बंद नहीं होगा। तो आपको जो चौकट के पास वाला है, जहाँ पे हिंज लगा रहता है, वो पोर्शन क्लीन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको। नहीं तो आप सोचो कि मैं 100 बार प्रेशर दूंगा ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। हम्म, अगर बहुत हुआ, आपने बोल्ट टाइट वाइट करके बंद कर दिया, आपका आधा घंटा चलने के बाद बोल्ट वगैरह सब तोड़ देगा वो। हम्म, क्योंकि आपका वो इतना फास्ट ऑपरेशन होता है 2 mm के गैप में, कि वो बहुत प्रेशर आता है जाली को, वो तोड़ देगा उसको। 8-10 बोल्ट लगे रहते हैं, सारे तोड़ देगा, भले एच टी बोल्ट सोच रहे होंगे। ठीक है। फिर आपका एक्सपीरियंस 4 मेरा क्या कह रहा है कि हाई चांसेस डैमेजिंग मेन बेयरिंग लुब्रिकेशन। हाँ, मेन बेयरिंग का लुब्रिकेशन का इशू क्या आता है कि इसका क्या है, हार्डन में दे दिया अंदर से ही, जहाँ आपका कटिंग होता है मैश के जस्ट बाहर ही, और बॉडी के अंदर वहीं से ग्रीस का पॉइंट जाएगा, ऐसा निकल करके बाहर से आएगा, फिर अंदर से ग्रीस के जाए। वो क्या हो, जब आपके यहाँ से चलता है, कुछ मटेरियल उसमें जाएगा, धागा कुछ भी जाके फंसेगा, ग्रीस पाइप को तोड़ देगा। आपको लगेगा ग्रीस तो मेरा जा रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहे। तो आप ये इंश्योर करो, जो भी हार्ड एंड बालास्टिक सेपरेटर, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब में ग्रीस का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि डैमेज हो जाते हैं, कचड़ा है ना। तो आप वो चेक करते रहो। ये ग्रीस मस्ट है, ग्रीस अगर आपने छोड़ दिया, एक भी दिन मिस कर दिया, उसका आपको इम्पैक्ट दिखेगा। मैं बार बार वही बोलता हूँ, ग्रीस मस्ट है। हम्म और फिर मेरा एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, 5 इंश्योर वेरी गुड बिल्डर फॉर द। हाँ, जब आप बिल्डिंग करा रहे हो होल्डर को, आपका जो बेस्ट बिल्डर हो, भरोसेमंद हो, उसी से आप करवाना। क्योंकि एक गलती तो, जैसा मैंने बोला ना, कि फिर वो साउंड आता है ना, और आप फिर पकड़ नहीं पाओगे, वो गिर गिर करता रहेगा। और इसमें क्या है, मान लो आपका 200 होल्डर, 200 नाइफ लगे हुए हैं, एक टूटा, अंदर ही घूमेगा, दूसरे को तोड़ेगा, तीसरे, आपका एक ही बार में 50, 60, 100, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जब भी ऐसा फेलियर स्टार्टिंग में होता था, 50, 60 पूरे के पूरे निपट जाते थे। 2 दिन फिर उसी में मरो। हम्म, तो आप बिल्डर परफेक्ट रखना, बिल्डिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो।
कोई भी बेईमानी वेल्डिंग के दौरान नहीं होनी चाहिए। पूरा सरफेस क्लीन करो, सब कुछ परफेक्ट करो, टाइम लेके करो। थैंक यू।